अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग लीगल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था जितनी भी ब्रिटिश इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, इसके अलावा 1909, 1919 इन चीज़ों को डिस्कस किया था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो गुस्से में आके लाइक के बटन पर क्लिक करें। इसका हम स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लास्ट टाइम हमने जो लेजिस्लेशन देखी थी उसके अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि किस तरह से एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू जो ब्रिटिश है उन्होंने पावर्स को भी इंक्रीज़ किया, रिप्रेजेंटेशन भी नॉमिनल से स्टार्ट हुई नॉमिनेशन के थ्रू, और उसके बाद इलेक्शन के प्रोसेस को इंक्रीज़ किया गया। तो जिस तरह हमने देखा था कि 1909 की रिफॉर्म्स के बाद कहा गया कि 10 साल बाद हम अगेन या रिफॉर्म्स करेंगे, और 1919 की रिफॉर्म्स लेके आई गई। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि 10 साल बाद हम इनको अगेन रिकन्सिडर करेंगे। अब जब रिकन्सिडर करने की बात आई तो वो 1929 बनता था, लेकिन जो इंडियन यहाँ पर पॉलिटिशियंस थे या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला पे मुत्तफिक नहीं हो सकी, तो जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन 1929 में आने के बजाय 1939 में आया। तो अब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आप कह लें और कम्प्रिहेंसिव किस्म की लेजिस्लेशन है जो कि ब्रिटिश ने किया। पिछले जितने भी हमने एक्ट देखे हैं वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पर मुश्तमिल थे, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कम्प्रिहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट हमें नज़र आता है। इसकी जो आप कह लें कि फॉर्मुलेशन है वो साइमन कमीशन 1927 से स्टार्ट होती है। तो अब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। एक तो ये लेंथी डॉक्यूमेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया, जुलाई के अंदर इसको पास किया गया, और इसके अलावा जो है वो रॉयल असेंट इसे मिली अगस्त 1935 में। तो इस तरह से जो है ये परमानेंट लॉ बना और कॉन्स्टिट्यूशन बना जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर इम्पोज किया गया। सैलिएंट फीचर्स अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के देखें तो सबसे पहले अगर हम सिस्टम की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली फेडरल सिस्टम ही इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग किस्म का सेंटर था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और इसके अलावा 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे, और जो 6 हैं वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस यहाँ पर थे। फर्दर कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी। तो ये जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और स्ट्रॉन्ग किस्म का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत सब कॉन्टिनेंट में लाया गया। अगर हम डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें कि किस तरीके से जो है वो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स की गई बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंटर, के कौन कौन से सब्जेक्ट्स उठा के प्रोविंसेस को दिए गए, कौन कौन सी पावर्स जो है वो सेंटर को दी गई, तो इसमें जो है हमारे पास सबसे पहले आता है कि 3 किस्म की लिस्टें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई गई कि जो पावर है आप कह लें कि लॉ मेकिंग की जो पावर है उस लिहाज से 3 किस्म की लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई। सबसे पहले हमारे पास जो फेडरल लिस्ट है, ऐसी लिस्ट जिसके ऊपर आपकी फेडरल गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ मेकिंग कर सकती है। उसके अंदर जो की डिपार्टमेंट से डिफेंस है, पोस्टल सर्विसेज हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इसके अलावा आपकी करेंसी है, कम्युनिकेशन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके फेडरल लिस्ट के अंदर रखी गई। जो आपकी प्रोविंशियल लिस्ट है इसके अंदर एजुकेशन, पुलिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक सर्विसेज और इस फिशरीज और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट, इनको आपके प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर डाला गया कि इन ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर प्रोविंसेस लॉ मेकिंग कर सकते हैं। थर्ड लिस्ट हमारे पास आती है कंकरेंट लिस्ट। इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट भी लॉ मेकिंग कर सकती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार है कि वो लॉ मेकिंग कर सकती है। इसके अंदर क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ को डाला गया, डाइवोर्स, मैरिज, रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा जो है इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्टसी, फैक्ट्रीज और इन तमाम चीज़ों को जो आपका लॉज हैं और ये मतलब चीज़ें हैं इनको कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाला गया कि इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट भी लॉ मेकिंग कर सकती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लॉ मेकिंग कर सकती है। जो आपके फेडरल गवर्नमेंट है, जो आप कह लें कि जो आपका फेडरल लेवल पे बाय कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस करवाई गई, 2 हाउसेज इंट्रोड्यूस करवाए गए लेजिस्लेचर के। इसमें जो पहला हाउस है उसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसमें कि ऑलमोस्ट आपके 260 मेंबर्स थे, जिनमें से जो है वो कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस से आते थे और कुछ जो है
वो आपके इंडियन स्टेट से आते थे। अब ये प्रोविंसेस और स्टेट का क्या चक्कर है कि कुछ तो थे जो प्रोविंसेस डायरेक्टली, जिस तरह पंजाब एक प्रोविंस था, बंगाल एक प्रोविंस था, और जो है वो बम्बई एक प्रोविंस था। कुछ जो है वो बड़े सगीर में स्टेट्स हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट्स। कश्मीर एक स्टेट थी, बहावलपुर एक स्टेट थी। तो ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, इसमें प्रोविंसेस के मेंबर भी आते थे, इसमें स्टेट्स के मेंबर भी आते थे। इनका जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता था। जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आते थे। इनकी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होती थी, मतलब अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी जो है वो इनकी रिप्रेजेंटेशन होती थी हर प्रोविंस या हर स्टेट के अंदर से। दूसरा जो पहला हाउस हमने डिस्कस कर लिया, काउंसिल ऑफ स्टेट। दूसरा हाउस हमारे पास है फेडरल असम्बली। फेडरल असम्बली आपका एक किस्म का लोअर हाउस है। जिस तरह अब सेनेट जो है वो अपर हाउस है, या इंडिया के अंदर जो भी है, इसके अलावा आप कह लें कि अमेरिका के अंदर सेनेट है, पाकिस्तान के अंदर सेनेट है, और इंडिया के अंदर राज्यसभा है। तो बिल्कुल इसी तरह ये अपर हाउस आप काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड जो लोअर हाउस है वो फेडरल असम्बली उसका नेम था। और ये जो लोअर हाउस है इसमें 375 मेंबर थे, जिसमें से 250 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे, और 125 जो थे ये इंडियन स्टेट्स के थे। वो जो प्रिंसली स्टेट्स मैंने बताई थी ये उनके मेंबर्स थे, और इनको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो है वो इलेक्ट करती थी। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं, हर जो सूबा है उसकी जो लेजिस्लेचर है वो इसको इलेक्ट करती थी। बाकी जहाँ तक रहा स्टेट का मामला, तो स्टेट्स जो है वो अपने लोग नॉमिनेट करती थी। तो इसके अलावा अगर हम फर्दर देखें तो इनकी पावर्स जो है, लेजिस्लेचर के पास क्या पावर्स थे, तो लिमिटेड पावर्स थी। आल्दो कि ये पावर्स इंक्रीज़ की गई पिछले कॉन्स्टिट्यूशन से, जो 1919 का एक्ट है, बट स्टिल ये पावर्स जो है वो लिमिटेड थी। आप देखें कि 80% बजट जो है वो इनके वोट से अबव था, मतलब 80% बजट पे जो है वो इनका इख्तियार ही नहीं था। इसके अलावा जो है ये लॉ मेकिंग कर सकते थे 2 लिस्ट से रिलेटेड, और जो गवर्नर जनरल है वो इस लॉ मेकिंग को टर्न डाउन भी कर सकता था, वो किसी बिल को रिफ्यूज़ भी कर सकता था, और रिकन्सिडरेशन के लिए भी जो है वो भेज सकता था। तो मतलब जो लेजिस्लेचर के पास पावर्स तो है, लेकिन वो पावर्स लिमिटेड किस्म की पावर है। अच्छा, गवर्नर जनरल को हमने डिस्कस किया, तो उसको अब देख लेते हैं कि इस एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल है ये आपका चीफ एग्जेक्टिव है। तो ये जो चीफ एग्जेक्टिव है इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, या इसका क्या स्टेटस हमें यहाँ पर नज़र आता है। गवर्नर जनरल की बात करें तो सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं, इसके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स थी। जिस तरह प्रोविंसेस हैं, तो प्रोविंसेस से रिलेटेड जो है वो कोई अगर लॉ मेकिंग है तो उसके ऊपर इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स थी। फिर ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो आपकी लेजिस्लेचर है उसके बनाए हुए लॉज को जो है ये टर्न डाउन कर सकता था, ये रिफ्यूज़ कर सकता था असेंट देने से। तो ये भी इसकी जो है वो एक डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। फर्दर इसकी एक एमरजेंसी पावर्स थी कि इन द सिचुएशन ऑफ एमरजेंसी आपकी जो कुछ लेजिस्लेचर पावर्स, आर्डिनेंस वगैरह की पावर जो है, इस तरह की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो है ये गवर्नर जनरल के पास थी कि अगर चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी है, वो फाइनेंशियल एमरजेंसी है, इन तमाम सूरतों में गवर्नर जनरल के पास ये राइट होता था कि वो किसी भी किस्म का लॉ इम्पोज कर सकता था, वो किसी भी किस्म का डिसीजन ले सकता था। आर्डिनेंस की पावर जो है वो अभी भी हमारे पास जो चीफ एग्जेक्टिव होता है उसके पास मौजूद होती है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास आर्डिनेंस इशू करने की पावर थी। फर्दर देखें तो पावर टू रूल प्रोविंसेस, ये मैंने ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर्स के अंदर बता दिया कि ये जो है वो प्रोविंसेस को भी रूल करता था। किस तरह कि जो प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर होता था वो बेसिकली गवर्नर जनरल का नुमाइंदा होता था। तो ये गवर्नर के थ्रू जो है गवर्नर जनरल इन प्रोविंसेस को कंट्रोल करता था। फर्दर जो है एक क्लास यहाँ पर दी गई थी जो कि बेसिकली तो उसका पर्पज़ ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल अटानमी को ना छीने। तो उस लिहाज से गवर्नर जनरल को एक पावर दी गई कि ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जहाँ पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कामों में इंटरफेयर करेगी तो इसमें आपका गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि वो उसको जो है वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो पावर है ये भी बेसिकली एक किस्म के आप कह लें कि प्रोविंसेस को रूल करने के लिए है। फर्दर एयर जो है वो इसकी कुछ इंडिपेंडेंट जजमेंट से रिलेटेड, जिस तरह बजट है तो ये भी उसकी एक इंडिपेंडेंट जजमेंट थी। इसके अलावा डिफेंस से रिलेटेड जो मैटर्स थे उसके ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स, ये तमाम चीज़ें हैं ये गवर्नर जनरल की इंडिपेंडेंट जजमेंट के ऊपर है। और एक्ट ऑन एडवाइस
कि आप वैसे तो इस कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है वो एक्ट ऑन एडवाइस जो है वो काम करेगा किसकी, आपकी जो कैबिनेट है, आप कह लें कि एक जो फेडरल आपकी कैबिनेट होगी उसकी एडवाइस पे अमल करेगा। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें तो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं, एक्ट ऑन एडवाइस पे भी है लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं। तो इस लिहाज से अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये गवर्नर जनरल जो है वो काफ़ी पावरफुल ओहदा हमें नज़र आता है यहाँ पर। फर्दर अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर सबसे पहले गवर्नर को देखते हैं। तो गवर्नर वो सारी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता था जो कि फेडरल लेवल पे गवर्नर जनरल एक्सरसाइज करता था, कि गवर्नर जनरल जो फेडरल लेवल पे पावर एक्सरसाइज करता है वो सारी की सारी पावर्स गवर्नर प्रोविंस लेवल पे एक्सरसाइज कर सकता था। इसके अलावा प्रोविंसेस को अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पर एक जो है वो अजीब सिस्टम ये किया गया कि जो 6 प्रोविंसेस थे उनमें बाय कैमरल असेंबली इंट्रोड्यूस करवाई गई लेजिस्लेचर, और 6 प्रोविंसेस के अंदर यूनी कैमरल इंट्रोड्यूस करवाई गई। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर की गई वो ये कि बर्मा को सेपरेट किया गया इंडिया से। बर्मा उस टाइम जो है वो इंडिया का पार्ट हुआ करता था, इंडिया बड़े सगीर का जो पार्ट हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया का, उसको सेपरेट कर दिया गया इंडिया से। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट यहाँ पर हमें नज़र आती है। इसके अलावा सिंध को जो है वो सेपरेट किया गया बॉम्बे से। ये मुस्लिम लीग की डिमांड भी थी, जिनाह साहब के 14 पॉइंट के अंदर भी था। तो सिंध को फाइनली जो है बॉम्बे से सेपरेट कर दिया गया। इसके अलावा फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया गया, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम किया गया। ये कौन सी फ्रेंचाइज की मैं बात कर रहा हूँ, वोटिंग की, कि जो आपको वोट डालने का राइट है उसको एक्सटेंड किया गया। पहले हमने पहले एक्ट के अंदर देखा कि जी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के ऊपर, फिर ज़िम्मेदार जो तबका है, और इसके अलावा स्पेशल किस्म का अगर आप रेवेन्यू पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, या इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स, तो ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो है सब कॉन्टिनेंट के लोगों पर मौजूद थी इन वोट डालने के लिए। अगर आप इन क्राइटेरिया पे उतरते हैं तब आपको वोट डालने का राइट है। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया। स्टिल अभी भी एडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। तो जो सब मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी इनको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा था, बट स्टिल रिस्ट्रिक्शंस अभी भी मौजूद थी। इसके अलावा डायरकी का जो कॉन्सेप्ट है 1919 के अंदर हमने देखा था, उसको एबोलिश कर दिया गया। डायरकी का कॉन्सेप्ट जो प्रोविंसेस के अंदर था वो उसको एबोलिश किया गया, और प्रोविंसेस के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आए गए, कि जो आपके प्रोविंसेस हैं उनकी गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। वो डायरेक्टली जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी, अपनी जो लेजिस्लेचर है, जो गवर्नमेंट है वो अपनी लेजिस्लेचर असेंबली को रिस्पॉन्सिबल थी। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर हाई कोर्ट्स और इसके अलावा फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश की गई, एक फेडरल कोर्ट, और फर्दर जो है प्रोविंसेस के अंदर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश की गई। तो ये जो है हमने इस जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके डिफरेंट फीचर्स को देख लिया। तो अब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया गया इसके क्या रिजल्ट थे और क्या जो है किस सिनेरियो के अंदर इसको इम्पोज किया गया। तो सबसे पहली चीज़ और बड़ी ही मुज़क्क़र जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ये कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोज तो किया गया लेकिन इसका फेडरल पार्ट तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया गया। आपको याद होगा एक हमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि 1937 के इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन प्रोविंसेस में हुए थे, वो फेडरल लेवल पे इलेक्शन हुए ही नहीं। हम देखते हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, हम एक टॉपिक स्टडी करते हैं, तो ये जो इलेक्शन हुए थे ये बेसिकली प्रोविंसेस में हुए थे, ये फेडरल लेवल पे हुए ही नहीं। उसकी रीज़न ये है कि अभी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला पे इतफाक़ नहीं हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्शंस थे, रिजर्वेशंस थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो इसलिए फेडरल जो इसका पार्ट है उसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट तो था लेकिन उसके ऊपर अमल जो है वो नहीं किया गया, उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया बल्कि प्रोविंशियल पार्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा जो है अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करें तो इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रोविंसेस के अंदर आई पहली दफ़ा। मतलब ऐसा हुआ कि रिस्पॉन्सिबल और इलेक्टेड किस्म की जो गवर्नमेंट है वो प्रोविंसेस के अंदर हमने देखी। अदरवाइज जो है वो पिछले एक्ट्स के अंदर हम देखते थे कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी, बट उसमें साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते थे जिससे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते थे। तीसरी चीज़ हमें नज़र आती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या इस एक्ट के तहत जो बड़े सगीर की गवर्नमेंट थी उसको डिफेंस के ऊपर रोल नहीं था। डिफेंस का जितना भी काम था ये गवर्नर जनरल और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करती थी और कुछ फॉरेन अफेयर्स वगैरह भी जो है ये वही करते थे। फर्दर एक और मुज़क्क़र काम ये किया गया कि दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उन सब में आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं।
लेकिन आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फंडामेंटल राइट्स सिरे से थे ही नहीं। मतलब आपके जो लोग हैं, आपके जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो सिटीजन हैं, आपने उनको फंडामेंटल राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन दिए ही नहीं और किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी ही नहीं आपने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो ये एक बड़े जो है अजीब सा कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा जो है प्रोविंशियल पार्ट 1937 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। जो मैंने पहले भी बताया कि प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 के अंदर। स्ट्रॉन्ग सेंटर, अच्छा ये जो एक्ट है उसके अंदर आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स जो है, जितने भी की डिपार्टमेंट्स थे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे। तो ये स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो सेंटर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो सेंटर स्ट्रॉन्ग किस्म का सेंट्रल गवर्नमेंट है। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी ज़रूर दी गई लेकिन स्टिल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जो है एक और अजीब काम ये किया गया कि आप जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज करते हैं, इम्पोज करते हैं, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली या उस गवर्नमेंट को या आप कह लें कि उस लेजिस्लेचर को इख्तियार होता है कि वो उसे अमेंड कर सके। लेकिन इंडियन लेजिस्लेचर को इख्तियार नहीं है कि वो 1935 के एक्ट को जो है वो अमेंड कर सके। उसकी अमेंडमेंट का इख्तियार ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, इनके पास नहीं है। प्रोविंशियल अटानमी दी गई, ये एक अच्छी चीज़ इस एक्ट के अंदर हमने देखी कि इस एक्ट के तहत प्रोविंसेस को अटानमी दी गई डिफरेंट लेवल के ऊपर। आपने देखा कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक जो पूरी लिस्ट है उसमें जो डिपार्टमेंट्स थे वो उठा के इनको दिए गए प्रोविंसेस को। इसके अलावा जो कंकरेंट लिस्ट है उसके ऊपर भी प्रोविंसेस लॉ मेकिंग कर सकते हैं। तो प्रोविंशियल अटानमी यहाँ पे हमें नज़र आती है। इलेक्टोरेट्स को एक्सपेंड किया गया, इसको हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके ऊपर पाबंदियां थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, उनको कम किया गया और इलेक्टोरेट्स जो है उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया गया। प्रॉपर्टी के क्राइटेरियाज को कम किया गया, तो इससे जो है वो टर्न आउट जो है वो इंक्रीज़ किया। और इसके अलावा जो है एक और काम कि फेडरल लेजिस्लेचर पूरी की पूरी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी। वो डायरेक्ट इलेक्शन इसमें नहीं था फेडरल लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन है लेकिन फेडरल लेवल पे आपका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, बल्कि आपकी फेडरल लेजिस्लेचर इनडायरेक्टली इलेक्ट होगी। तो ये हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसके हमने सैलिएंट फीचर्स को देखा। उसके बाद एंड पे हमने इसे एनालाइज कर लिया कि इस एक्ट के क्या क्या खूबियाँ थी और क्या क्या खामियाँ थी। तो ये बेसिकली जो है वो मैंने जेनेरिक बेसिस, के अलावा कुछ और पॉइंट्स भी आपको इसमें से मिल जाएंगे, लेकिन जो जेनेरिक पॉइंट्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।